नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी में। आज के साथ मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बड़े चर्चित आईएएस अफसर हुआ करते थे, अनुराग यादव। आप जानते ही होंगे। बिल्कुल वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऑब्जर्वर के तौर पर गए थे और मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार ने उन्हें हटा दिया है। उनसे कुछ उनकी कहा सुनी है, जो भी उसको कह लीजिए, जैसा हुआ था। बिल्कुल। देखिए, अनुराग यादव समाजवादी पार्टी ही सरकार में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी यूपी में बहुत अहम पदों पर रहे हैं और अभी भी हैं। अभी वो समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव हैं और 2000 बैच के आईएएस हैं। वो आजमगढ़ के रहने वाले। और जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार थी तब वो लगभग 2-2.5 साल लखनऊ के जिलाधिकारी रहे थे। और पैन यूपी उनका अनुभव है। वो बुंदेलखंड में भी रहे, पश्चिमी यूपी में भी रहे, पूर्वांचल में भी तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब बंगाल के इलेक्शन में कूच बिहार जिले में कूच बिहार दक्षिणी विधानसभा में उनको ऑब्जर्वर बनाया गया था। ज्ञानेश कुमार साहब की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जिसमें ज्ञानेश कुमार ने अनुराग यादव से कोई सवाल पूछा, जिसका आंसर देने में अनुराग यादव को कुछ विलंब हुआ। इस पर ज्ञानेश कुमार वीसी में भड़क गए और ये वीसी 1-to-1 नहीं थी। इसमें देश भर से बंगाल में ऑब्जर्वर बनाए गए अफसरों के साथ वीसी थी। उसमें उन्होंने कहा कि थोड़ा रूड होके कि घर चले जाओ। ये बात अनुराग यादव को नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि उनकी 26 साल की सर्विस हो गई है और उसके बाद उनको इस तरीके से उनके साथ सार्वजनिक तौर पर बिहेव किया गया। इस बात की उन्होंने शिकायत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही ज्ञानेश कुमार के साथ की। लेकिन अब चुनाव के समय तो चुनाव आयोग से बड़ा कुछ होता नहीं है। तो ऑब्जर्वरों की नियुक्ति तो चुनाव आयोग ही करता है। बिल्कुल। तो अब ज्ञानेश कुमार ने उनको ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया है और चुनाव आयोग अधिकारी के किस व्यवहार से बिदक जाए, इसकी एक वानगी आपको पिछले दिनों दिखी थी जब आईएएस अभिषेक सिंह, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वर लिखी हुई लाल बत्ती गाड़ी के साथ एक सोशल मीडिया पे फोटो डाल दी थी। खैर वो बहुत पोस्ट डालते भी थे, बहुत पोस्ट डालते थे। उन्होंने एक फोटो डाल दी थी और इलेक्शन कमीशन को इतना बुरा लगा कि उनको हटा दिया गया। बाद में वो इतने पीड़ित हो गए कि उन्होंने आईएएस से पीड़ित तो और भी मामलों में करते हुए थे। लेकिन मेरी बात यही है कि इतने सीनियर अफसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी और मुख्य चुनाव आयुक्त तो खैर देश का इतना बड़ा संवैधानिक पद है, बिल्कुल, उनकी भी मतलब मीटिंगों में झगड़े हो जा रहे हैं। खैर अब इसके राजनीतिक मतलब भी निकाले ही जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी खबर पर आते हैं मनीष। इलाहाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। उनको गोली मार दी गई और उनकी मौत हो गई। और ये प्रॉपर्टी डीलर साहब एक समय अतीक अहमद और अशरफ, इन दोनों के बहुत करीबी हुआ करते थे। बल्कि कहा जाता है कि अशरफ के तो ये ड्राइवर भी रहे थे। और जिन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा परिवार ने कराया है, आसिफ दुर्रानी के खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ मुकदमा कराया गया है। इरफान मरने वाले का नाम है, वो भी अतीक गैंग के कुछ लोग शूटर कह रहे हैं, मतलब अतीक अहमद और अशरफ के करीबी वो भी थे। तो इसका चूंकि जिक्र ये हत्या है और चूंकि अतीक से और अशरफ का नाम आ गया है तो थोड़ा चर्चा मिली है। देखिए, अतीक अहमद ही कहिए, अशरफ तो उनके एक साया जैसे थे। लेकिन अतीक अहमद इस बात के लिए कुख्यात रहा इलाहाबाद और आसपास के रीजन में प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए। मसलन इसके आपको दर्जनों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि सिविल लाइंस क्षेत्र में अनुराग बहुत बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे और जिस बंगले पर अतीक अहमद की नज़र पड़ गई, एन केन प्रकारेण वो उसे हासिल कर लेता था। बहुत मदरसों की जमीनें, सिविल लाइंस के बंगले और इतने सारे, और सारी पार्टियों का अगर नेक्सस तलाशा जाए तो अतीत के जमीन के धंधे में सब जुड़े हुए थे। बिल्कुल 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 सब जुड़े हुए। ये भी इनमें किसी कोई छोटी सी गोटी रहे होंगे। हुआ होगा 100%। तो अगली खबर पर आ जाते हैं मनीष कि आज तो मौसम ठीक है यहाँ पर। तो मौसम, आज धूप निकली हुई है और मौसम विभाग का कहना है आज पूरे प्रदेश में ही लगभग मौसम ठीक है। तापमान कुछ बढ़ा हुआ है, लेकिन जो बारिश हुई है उसने किसानों को, फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस बारे में कल मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम सर्वे करा रहे हैं और अगर फसलों का नुकसान इतना हुआ तो राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करने पर भी विचार किया जाएगा। हाँ, देखिए अनुराग, क्या होता है ना, जब किसी जिले को या राज्य को आपदाग्रस्त घोषित किया जाता है तो फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ही विशेषाधिकार सरकार के पास आ जाते हैं और जिन जिलों के पास होता है उन्हें भी ज्यादा फंड बिल्कुल। मुआवजा देने के जो नियम कानून हैं उसमें बहुत शिथिलता आ जाती है
और एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिनों बाद यूपी में इलेक्शन है चुनाव और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ी मार किसानों पे पड़ी है। पिछले 3-4 दिनों में जो बारिश हुई है उसने रबी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। गेहूं की फसलें पूरी खेतों में लेट गई। और एक चीज और भी है अनुराग, जब खरीफ की फसल थी, धान कटाई के समय भी बारिश होने से बहुत नुकसान हुआ था। उस वक्त लोगों ने खेत में छोड़ा था धान और वो बहुत सारा धान लोगों का तो ये लगातार दोनों फसलों पे दोहरी मार किसानों पे पड़ी है। तो यदि योगी सरकार ये सोच रही है कि इसको, अच्छा ये पैन यूपी बारिश हुई है पूरे प्रदेश में, किसी एक टुकड़े में नहीं, किसी दिन कहीं बिल्कुल हर जगह फसल। तो यदि राज्य आपदा के तौर पर घोषित कर दिया जाता है तो किसानों को बहुत इससे मदद मिलेगी। अब ये देखना है कि इसमें सरकार कितना आगे बढ़ती है, ये सिर्फ बातों में न रह जाए। हाँ, वो चुनाव वाली बात भी है। आपदाग्रस्त घोषित होने के बाद थोड़ा मुआवजा भी बढ़ेगा, तो इससे भी सरकार ये भी चाहती है कि कुछ पैसा किसानों तक पहुंचेगा, जिससे कोई फसल नुकसान से होने देखिए, आमदनी दोगुनी करने का विचार रहा है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, लेकिन यहाँ 2 सीजन से तो आमदनी कुछ किसानों को, बहुत सारे किसानों को तो जीरो हो गई है। तो आखिर उनको कम से कम लागत वापस हो सके, ऐसा सरकार की मंशा है। अच्छा, एक चर्चा और सीएम ने अपने संबोधन में की थी। अभी ये चर्चा है कि जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है उसके कारण खाद के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ये एश्योरेंस दिया एक तरह से कि खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे। डीएपी को लेके उन्होंने खास तौर पे बोला कि इसके दाम नहीं बढ़ने देंगे। तो ये किसानों को बिल्कुल थोड़ी राहत हो सकती है इससे। एक और खबर पे मनीष अगली ये आते हैं कि नोएडा में एक युवक, हर्षित भट्ट नाम का एक स्टूडेंट था, युवक क्या 23 साल उम्र थी उसकी एक गड्ढे में डूब के मौत हो गई। मामला यूं था कि एमटी के पढ़ने वाले लड़के थे ये, और इनके एग्जाम खत्म हुए थे और अपना एक ही जगह पर वो पार्टी करने के लिए 4 लड़के गए थे। और उसके बाद वो एग्जाम खत्म होने के बाद तो वहां पर बैठ के पार्टी करने के बाद एक वहां बड़े बड़े गड्ढे हैं नोएडा के आसपास जो निर्माणाधीन इलाके हैं, बिल्कुल, तो वहां पानी भरा हुआ था, उसमें नहाने के लिए गए तो एक लड़के की डूब के मौत हो गई, हर्षित की। बाकी 3 को तो रेस्क्यू कर लिया गया है। अब सवाल यही है कि आप उस इलाके में मनीष अगर जाएंगे तो अगर बारिश होती है तो वहाँ कहाँ गड्ढा है। मान लीजिए लड़के तो गए थे उसमें नहाने के लिए, लेकिन कोई गाड़ी भी तो उसमें जा सकती थी, जैसा कि पिछला मामला आपको याद ही है। वहाँ जगह जगह तालाब, बिल्डरों द्वारा निर्मित अप्राकृतिक तालाब हैं जिनमें कभी भी किसी की जान जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उस पुरानी घटना का जिसका आपने जिक्र किया, जो एक बच्चा इंजीनियर गाड़ी के साथ डूब गया था, पूरी रात फंसा रहा, उसे रेस्क्यू नहीं कर पाए। पूरी स्टेट मशीनरी ने और नोएडा अथॉरिटी ने ये क्लेम किया था कि वो सर्वे करके इस तरीके की सारी समस्याओं का निपटारा करेंगे, और कार्रवाई हुई थी। उसमें से सीईओ हटा दिए गए थे अथॉरिटी के, लेकिन कोई बहुत असर सिस्टम पे आया हो ऐसा तो नहीं लगता है हर्षित की मौत से। इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को आज विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए भोले भारत। धन्यवाद। नमस्कार।